तो अब बोर्ड दिख रहा है तुम्हें? हेलो। यस सर। ओके, तो स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है सेल बायोलॉजी का। मैं तुम्हें बोटनी के अंदर सेल बायोलॉजी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कल मैंने एक बेसिक सी बात बताई थी सेल के बारे में कि सेल हमारी क्या होती है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली। ये इस बारे में हमने बात करी थी, है ना? तो सेल क्या थी, कोई रिपीट करेगा? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शन लाइफ। यूनिट ठीक है ना? लाइफ। जो कि मतलब बेसिक स्ट्रक्चरल होने का मतलब है कि सेल जो है हमारी बॉडी के सभी स्ट्रक्चर्स को बनाती है, यानी कि हमारी बॉडी के सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं सेल से मिलके बने हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेल परफॉर्म्स ऑल दोज फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय आवर कंप्लीट बॉडी। ठीक है, हमारी कंप्लीट बॉडी जो जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो एक इंडिविजुअल सेल परफॉर्म करती है। फंक्शन से कहने का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रेस्पिरेशन, ये जो सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी करती है वो एक इंडिविजुअल सेल के अंदर भी होता है। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और स्ट्रक्चरल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि सारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल से ही मिलके बने हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, तो आई होप अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी सेल की। ठीक है, आगे हमने थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में कल भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा एक बार उसको देख लेते हैं। उसके बाद आगे हम स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी कहीं पर भी कुछ भी समस्या हो, कुछ पूछना हो तो अपना माइक अनम्यूटेट करके पूछें, उसके बाद अपना माइक म्यूट कर दें। ठीक है, तो हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या थे भाई सेल के। एक तो सेल का एनवलप होता है, एक आउटर बाउंड्री होता है। ठीक है, और क्या होता है? सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। या सिंपली क्लोरोप्लास्ट की जगह हम प्लास्टिड भी लिख सकते हैं, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। अगर हम उसे ब्रॉड टर्म में बात करें तो प्लास्टिड्स। ठीक है, और क्या होता है भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसको मैं सिंपली यहाँ पर ER से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कल मैंने दो टाइप्स बताए थे आपको। वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और क्या होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, या गोल्जी बॉडीज भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक है, आई होप आप देख लो एक बार बोर्ड पे, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो आप इस चीज को। ये आपने शायद कल भी देखा हो, जिन बच्चों ने कल क्लास अटेंड की थी उनको पता है इनके फंक्शंस के बारे में। फिर भी एक क्विक सा रिकैप कर लेते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। देखो, सेल एनवलप है, आउटर कवरिंग है। सेल सेल एनवलप के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, डिटेल में बताएंगे आज। सेल एनवलप के बारे में डिस्कशन होगा। न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रल होता है पोजीशन, मेनली मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे हम एनिमल सेल्स की बात करें बेसिकली तो उनके अंदर सेंटर में होता है। लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है साइड में डिस्प्लेस हो जाता है। मेनली it plays the most important role in the cell in regulating all the activities of cell. ठीक है, नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है? रेस्पिरेटरी रोल रहता है, ये एटीपी को सिंथेसाइज करता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्लास्टिड लिखा हुआ है। प्लास्टिड के 3 मेजर टाइप्स होते हैं। यहाँ पर इस तरीके से नहीं आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ये मेजर टाइप्स हैं 3। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन कलर्ड, प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, इट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स। ठीक है ना, इसमें डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन के अलावा जैसे ब्लू होता है कुछ में, कुछ एल्गे में रेड कलर होता है, तो ये दिस इज प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट। थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर द प्लास्टिड विच सिंथेसाइजेस फैट, मतलब इनका फैट से रिलेशन में काम रहता है, फैट सिंथेसाइज करते हैं वो सारे काम। इनके अंदर मेनली वही जो फोटोसिंथेसिस के बायो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट के अंदर बनते हैं। ठीक है, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, कोई बोल नहीं रहा था, मुझे लगा कि कोई सुन ही नहीं रहा है चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके। तो ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में हमने जिक्र किया। अब मैं ये बताना चाहता था, हाँ, गोल्जी बॉडीज का पता है आपको क्या फंक्शन होता है? गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज का फंक्शन होता है पैकेजिंग का, मतलब सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट सिंथेसाइज हुए हैं उसको फाइनल एक मेम्ब्रेन के अंदर रैप कर देना, और उसके बाद उसको बाहर ट्रांसपोर्ट के लिए डायरेक्ट कर देना, कि बता देना कि तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, ये काम करता है गोल्जी बॉडीज। ओके, सो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट सेल एनवेलप। इनको रब कर देते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके, ये बीच में हट गया था थोड़ा सा। चलो हम सेल एनवेलप के बारे में डिस्कस करते हैं अब। सेल एनवेलप, तो सेल एनवेलप के अंदर अगर हम जनरल सी बात करें तो 3 मेन चीजें आती हैं। वन इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को? प्लाज्मा लेमा भी बोल देते हैं। प्लाज्मा, EMMA, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, ये 3 नामों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाना जाता है। आप एक ही लेके चलें, हालांकि आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जैसे फ्लो चार्ट में हम एक ही लेके चलते हैं, इनको मिटा देते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ चीजें यहाँ पर दिखानी भी है आपको। तो सेल मेम्ब्रेन है, और क्या कंपोनेंट होता है? सेल एनवेलप का सेल वॉल होता है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल। और सेल वॉल के बाहर कुछ सिक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि बैक्टीरिया सेल में सेल वॉल के बाहर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। हम यहाँ पर मेनली प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे, तो प्लांट सेल्स के बाहर भी कहीं क्यूटिकल है,
कहीं दूसरी डिपोजिशंस हैं अलग अलग प्लांट्स में, जैसे हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो प्लांट्स, जो पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स हैं, उनके ऊपर अलग डिपोजिशंस पाई जाती हैं। जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, यानी कि जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, उनके ऊपर अलग तरह की डिपोजिशंस पाई जाती हैं। तो उन डिपोजिशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल सिक्रीशंस लिख सकते हैं हम यहाँ पर, एक्सटर्नल सिक्रीशंस। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल रहता है? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एवरी सेल which controls entry or exit of any substance into and out of the cell। मतलब ये substances की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? हार्ड कंपोनेंट है। इट इज हार्ड कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल which provides mechanical strength to the cell। ठीक है, और एक्सटर्नल सिक्रीशंस, इनका ये डिपेंड करता है कि सिक्रीशन किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे बेसिक कंपोनेंट्स के मतलब बेसिक फंक्शंस के बारे में जनरल सा आइडिया। ठीक, चलो अब सेल वॉल के बारे में देखते हैं कि सेल वॉल के अंदर क्या क्या है। अब आएगी डिटेल में बात। अब तक हम बात कर रहे थे सिर्फ सरफेस व्यू, दैट वाज जनरल। नाउ वी विल गो टू स्पेसिफिक सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, तो जो हमारी सेल वॉल है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होंगे जो वाकई में स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब कर सकते हैं। तो इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या होंगे इसमें? एक तो होता है भाई फाइब्रिलर कंपोनेंट, फाइब्रिलर पार्ट बोल सकते हो सिंपल में, है। और क्या होता है? एक होता है मैट्रिक्स। देखिए मेजर कंपोनेंट्स तो यही है सेल वॉल के, फाइब्रिलर कंपोनेंट एंड मैट्रिक्स। ठीक है, जो थर्ड वन कुछ बुक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, आप इसको यहां पर मेंशन भी कर सकते हो या उसको अलग से भी मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि सेल एनवलप में एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक सेल वॉल होती है, और जो थर्ड वन क्या था? आउटर सिक्रीशंस। ठीक है, या तो आप आउटर सिक्रीशंस को वहां पर रख सकते हो, और कुछ बुक में आउटर सिक्रीशंस को यहां पर रखा गया है, दैट इज एक्सटर्नल सिक्रीशंस। ठीक है, मैं जो जो फ्लो चार्ट बनाता जाऊं वो आप नोट कर लेना, आपके काम आएंगे। अगर नहीं नोट करोगे तो आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। मतलब चीजों को इजीली समझने के लिए फ्लो चार्ट वाला तरीका अच्छा रहता है, आसान रहता है। ठीक है ना? तो जो फाइब्रिलर कंपोनेंट है, अब हम बात करेंगे वन बाय वन, इन एक एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। ये फाइब्रिलर कंपोनेंट, मैट्रिक्स एंड एक्सटर्नल सिक्रीशंस के बारे में। ठीक है, जो फाइब्रिलर कंपोनेंट है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, फाइब्रिल्स। मतलब बहुत सारे फाइब्रिल्स से ही मिलके बना है, और वो फाइब्रिल्स किसके हैं? सेल्यूलोज के मिले बने हुए हैं। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज अगर लिखना चाहते हो तो बोल देता हूं, सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ प्लांट्स एंड इट इज आल्सो रिगार्डेड एज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ आवर अर्थ। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, डिटेल में लिखना चाहो डिटेल में लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है विच इज मेड अप ऑफ
it is made of ग्लूकोज यूनिट्स। यहां पर नीचे नहीं दिखाई देगा आपको, तो मैं साइड में लिख देता हूं, ग्लूकोज यूनिट्स joined by beta 1,4 linkage, beta 1,4 linkage। तो सेलुलोज के अंदर क्या रहता है? सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स which are joined together by beta 1,4 linkage। ठीक, तो ये सिंपल सा मैंने फाइब्रिलर कंपोनेंट के बारे में आपको बता दिया है, बाकी आप डिटेल में बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई सेलुलोज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन कंपोनेंट्स को मैं वन बाय वन यहाँ पर मेंशन करूंगा, आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इट मे बी, चलो धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ, ये फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स में रहता है एक तो हेमीसेलुलोज, और क्या रहेगा मैट्रिक्स के अंदर? पैक्टिन, और रहेगा भाई तुम्हारा प्रोटीन, लिपिड, लिग्निन, एंड वाटर। ओके, तो मैट्रिक्स के अंदर ये कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसको मिटवा देते हैं, रब कर देते हैं। जो वाटर का, वाटर दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है। तो वाटर का जो है परसेंटेज रहता है मैट्रिक्स के अंदर सबसे ज्यादा रहता है, दैट इज 40 to 60%। 40 to 60% वाटर रहता है। उसके अलावा हेमीसेल्यूलोज का कंपोनेंट रहता है 10 to 15%। पेक्टिन भी सेम अमाउंट में रहता है, नियर अबाउट, मतलब कुछ में पेक्टिन ज्यादा भी मिल सकता है, इट इज अबाउट 15 to 20%। प्रोटीन्स, लिपिड, और भाई रह गए लिग्निन्स। जो प्रोटीन्स का परसेंटेज रहता है वो कम ही रहता है, 1 to 4% रहता है हमारा। लिपिड्स जो है 0.5 to 3% रहते हैं, 3% रहते हैं। और जो लिग्निन का परसेंटेज है वो 0 भी हो सकता है, 0 to 5 हो सकता है, 0 to 5% होता है। तो ये कंपोनेंट्स हैं, ये मतलब परसेंटेज हैं डिफरेंट। सेलुलोज है 10 to 15%, पैक्टिन 15 to 20%, प्रोटीन जो है 1 to 5%, लिपिड 0.5 to 3%, लिग्निन 0 to 5%, एंड वाटर जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में 40 to 60% रहता है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो मैंने परसेंटेज बता दी। अब हम इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। अच्छा, कर रहे थे अटेंड? यस सर। नोट भी कर रहे हो? यस सर।
अच्छा चलो अच्छी बात है। तो अब हम आगे प्रोसीड करें। यस सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अच्छा, कोई और स्टूडेंट्स हो जिसको किसी को कोई क्वेरी या कुछ समझ ना आया हो, किसी चीज के बारे में पूछना हो तो बीच बीच में बताते रहना। और बोल सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में, लेकिन काम की बात बोलनी है सिर्फ। ठीक है, तो रब कर दूं इसको? यस सर कर दो। ओके। तुम्हारी किसी और क्लास का टाइम हो रहा हो तो बता देना क्योंकि मेरे को टाइम नहीं ध्यान रहता। ठीक है। ठीक है सर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एक एक कंपोनेंट। हमने मैट्रिक्स से बहुत सारे कंपोनेंट देखे थे। है वाटर देखा था, हेमिसेल्यूलोज, और क्या क्या था भाई, पेक्टिन था, प्रोटीन था, लिपिड थे, लिग्निन था। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे। अब हमें तो सिर्फ इनके नाम नाम पता है। अब डिटेल में बात करते हैं ना हेमिसेल्यूलोज के बारे में। हेमिसेल्यूलोज क्या है? इट इज अ, चलो मैं लिखने की बजाय तुम्हें बोल देता हूँ ऐसे ही, ठीक है ना। हेमिसेल्यूलोज इज ए complex mixture of different polysaccharides such as glucans, mannans और galactans। तो इस तरह से ये दीज आर द पॉलीमर्स मेड अप ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के डिफरेंट आइसोमर्स आपने सुने होंगे, जैसे कि मैनोज है, गैलेक्टोज है ना। ये सब आइसोमर्स हैं। तो ये जो डिफरेंट तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस में मिलके अलग अलग तरह के पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, और इन पॉलीसैकेराइड्स का मिक्सचर है हेमिसेल्यूलोज। मतलब हेमिसेल्यूलोज इज नॉट बेसिकली वन टाइप ऑफ मटेरियल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। और इनका काम क्या है? चलो फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन रहेगा इनका कनेक्टिविटी बनाना, joins fibriller component with fibriller components with other component, others। अदर कंपोनेंट जो मैंने मैट्रिक्स में बोले थे, उनके साथ फाइब्रिलर कंपोनेंट का जो कनेक्शन बनाने का काम करता है वो हेमिसेल्यूलोज करता है। हेमिसेल्यूलोज के बहुत छोटे छोटे अलग अलग तरह के पॉलीमर्स होते हैं जो कि एक मिक्सचर क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर सेल वॉल के अंदर स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ मेंटेन करते हैं। ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक अबाउट हेमिसेल्यूलोज। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, हेलो, यस सर। अब आ रही है आवाज?
यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, यस थोड़ी सर। सी हिल जाती है बात बीच बीच में। तो फिलहाल जो पेक्टिन है वो हमारा अभी तुम्हें मैं दिख रहा हूँ क्या? आप दिख रहा हूँ? यस सर। हाँ, अच्छा ठीक है। जो पेक्टिन के बारे में मैं बात कर रहा था, पेक्टिन इज अ फिलर सब्सटेंस जो कि हमारे सेल वॉल के मटेरियल को भरने का काम करता है, और उसके अलावा इसका इट ब्रिंग्स अबाउट सोल जेल चेंजेस। अब सोल जेल चेंजेस कहने का मतलब क्या है कि ये जब सेल, आपने सुना होगा कि कोई भी सेल है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद वो स्वेल हो जाती है। वो स्वेलिंग किस वजह से होती है? बिकॉज सेल वॉल इज फ्लेक्सिबल, समवट एक्सटेंसिबल। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो सेल वॉल के अंदर आती हैं अपनी शेप को, अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करने की, वो पेक्टिन की वजह से होती है। बिकॉज इट ब्रिंग्स अबाउट सोल जेल चेंजेस, यानी कि इसके अंदर लिक्विड और जेल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होता रहता है। इस तरीके से ये वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंज ला लेता है। ठीक है, उसके अलावा दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मोस्ट सोल्यूबल पार्ट। मतलब कि ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम किसी भी प्लांट सेल को लें, उसको हॉट वाटर के अंदर डालें, तो उसमें से कुछ ना कुछ पेक्टिन निकल के बाहर आ जाएगा। तो इस वजह से इसको बोलते हैं मोस्ट सोल्यूबल पार्ट। और अगर हम इसके कंस्टिट्यूएंट की बात करें, तो इट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ शुगर्स, बिकॉज यू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर्स। क्योंकि शुगर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? किसी भी चीज में डिसॉल्व हो जाती है, मतलब वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं, है ना? तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? सम एसिडिक शुगर्स एंड न्यूट्रल शुगर्स। एसिडिक एंड न्यूट्रल शुगर्स। तो ये हैं इसके कंपोनेंट्स। ठीक, तो अगले पे प्रोसीड करें। पेक्टिन के बारे में बता दिया है, फिलर सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, सोल जेल चेंजेस में हेल्प करता है, और मोस्ट सोल्यूबल पार्ट है, मतलब स्टेबिलिटी इसमें कम है। सेल वाल को अगर हम किसी भी सेल को प्लेस करते हैं किसी भी हॉट वाटर में, तो ये थोड़ा सा डिसोल्व हो जाता है उसमें इजीली। और इसके कंस्टिट्यूएंट क्या है? एसिडिक और न्यूट्रल शुगर्स हैं। बेसिक शुगर्स इसमें एब्सेंट रहेंगी, एसिडिक और न्यूट्रल शुगर्स इसमें प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। दैट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन कंपोनेंट का क्या काम रहता है? इसमें स्ट्रक्चरल रोल रहता है, मतलब कि सेल वॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का ही रोल रहता है। CT2RA। सर इंग्लिश की क्लास आई हुई है हमारी। देख लेना भाई अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है। साढ़े 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 12 बजे की चली हुई है सर। अभी देखिए सर, 15 मिनट लेट हो गए सर हम। अच्छा अच्छा, हाँ वो ये टाइम टेबल का क्लैश है, ये सिर्फ आज ही चलेगा। चलो ऐसा करो, तुम उस क्लास को अब ज्वाइन करो और यहाँ से लीव करो। हम अपना टॉपिक नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से प्रोसीड कर लेंगे। इतना तुमने नोट कर लिया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यू कैन लीव नाउ। ओके।